हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13। 2 टॉपिक्स हम स्टार्टिंग के ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। एक तो क्या चैप्टर में हमें पढ़ना था, क्या क्या बायोम्स हैं और कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अब हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे उसके रिस्पॉन्स में एक ऑर्गेनिज्म क्या क्या रिस्पॉन्स शो कर सकता है, और जो वो रिस्पॉन्स शो करेगा इस बेसिस पे वो 4 कैटेगरीज में आ सकता है। बेसिकली इसमें एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बेसिस पे कोई भी एनिमल या तो वो बनेगा रेगुलेटर या वो होगा कॉन्फॉर्मर या वो होगा माइग्रेटर, और 4th में वो सस्पेंड की कैटेगरी में भी आ सकता है। यानी एबायोटिक फैक्टर से एनिमल्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं इस बेसिस पे वो ये 4 कैटेगरीज में आएंगे। सो अब हम देखते हैं एक ग्राफ जो बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटरनल लेवल, ये दिया है आपको एक्सटर्नल लेवल एक्स एक्सिस पे, और जैसे जैसे आपका एक्सटर्नल लेवल चेंज होता है इंटरनल कांस्टेंट रहता है। आप देखो इंटरनल एक ही लाइन पे चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। दैट मीन्स इंटरनल लेवल आपका कांस्टेंट दिखा रहा है, और एक्सटर्नल आपका मूव कर रहा है 0 से अहेड। दैट मीन्स एक्सटर्नल लेवल आपका चेंज हो रहा है, बट इंटरनल लेवल आपका चेंज नहीं हो रहा। जब ऐसी कंडीशन हो, जब ऐसी लाइन जा रही हो, तो ये शो करते हैं रेगुलेटर्स। यानी रेगुलेटर अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? क्योंकि वो वार्म ब्लडेड हैं, राइट? वो वार्म ब्लडेड है, दैट इज वाई उनका इंटरनल चेंज नहीं हो रहा एक्सटर्नल के कंपैरिजन में, राइट? सो अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे कॉन्फॉर्मर, और उसके बाद हम फिर से बढ़ जाएंगे डिटेल में। जो कॉन्फॉर्मर्स हैं वो जैसे जैसे एक्सटर्नल चेंज होगा इंटरनल भी देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे तो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी चेंज हो रहा है। 0 से हम शुरू हुए थे, हम ऊपर जा रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है, राइट? सो अगर कोई लाइन आपको ऐसी दिखाई दे जहां इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में एक डायगोनल लाइन जा रही हो, तो वो आपके शो करते हैं कॉन्फॉर्मर्स। इसके अलावा एक 3rd कैटेगरी भी होती है जो आपको दी गई है पार्शियल रेगुलेटर्स की। पार्शियल रेगुलेटर्स आधे तो बिहेव करते हैं कॉन्फॉर्मर्स की तरह। आपको देखो ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के साथ चल रही है, दैट मीन्स ये कॉन्फॉर्मर वाली लाइन शो कर रही है, और ब्लैक लाइन कुछ हिस्से में हॉरिजॉन्टल भी है, दैट मीन्स ये रेगुलेटर की तरह शो कर रही है। सो इसलिए हम इसे कैटेगरी देंगे पार्शियल रेगुलेटर की, आधे रेगुलेटर और आधे कॉन्फॉर्मर। सो ये वाला ग्राफ आपको आना चाहिए। वो आपको सीबीएसई पीपल दे कैन गिव यू लाइंस एंड दे मे आस्क यू टू लेबल। यू नीड टू नो, अगर एक्सटर्नल के साथ पैरेलल लाइन चल रही है तो कॉन्फॉर्मर, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में डायगोनल लाइन चल रही है तो कॉन्फॉर्मर, और आधी डायगोनल और आधी पैरेलल चल रही है तो वो हुआ पार्शियल रेगुलेटर की कैटेगरी। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि रेगुलेटर्स क्या होते हैं। बच्चों, रेगुलेटर्स वो होते हैं जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हो। अब दैट मीन्स वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स वो क्या कर सकते हैं? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी उनकी बॉडी में होता है, राइट? थर्मो रेगुलेशन का मतलब दे कैन कंट्रोल देयर टेम्परेचर। अब थर्मो रेगुलेशन इट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस। इस एक्सपेंसिव प्रोसेस को कैसे ह्यूमन बीइंग्स कोप अप करते हैं? क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस एनर्जी से हम लोग थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन कर पाते हैं। इसीलिए वी आर फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंट का टेम्परेचर लो होता है, ठंड होती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो नहीं होता,
हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप डाउन नहीं होता। गर्मी आती है बाहर, अगर 50 डिग्री भी सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अगर विंटर है और टेम्परेचर लो हो गया तो हम अपने बॉडी को एस करते हैं कैसे? स्वेटर्स पहन के। स्वेटर्स हमें वार्मथ देते हैं क्योंकि बाहर लो टेम्परेचर है बट बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर समर है तो हाई टेम्परेचर है बाहर, हम अपनी बॉडी को कैसे आराम करते हैं? एसी देके, राइट? सो वी आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ रेगुलेटर्स because we can do thermoregulation. Thermo means related with temperature and regulation means to regulate. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है हम अपनी बॉडी में ये रेगुलेट कर सकते हैं कि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी रहेगी, वाटर की कंसेंट्रेशन कितनी रहेगी। हमने ग्रेड 11th में पढ़ा था कि हमारे पास मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स मेड्यूला में पाए जाते हैं किडनी की। अब वहां पे हेनलीज लूप जो है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग होता है। हेनलीज लूप अगर आपको याद हो, ये यू शेप स्ट्रक्चर था, इससे पहले पीसीटी था, फिर हमारा बोमेंस कैप्सूल था। सो हेनलीज लूप जो है, अगर हम पानी कम पीते हैं तो जो हेनलीज लूप के बाद एक डीसीटी पोर्शन होता है, यहाँ पे वेसोप्रेसिन नाम का हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से आ जाता है, जो कि पानी को डीसीटी से बाहर निकाल देता है, यानी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, जिससे हम कंसेंट्रेटेड यूरिन पास कर सकते हैं। और अगर हमने पानी इनफ पिया है तो कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हमारी बॉडी रेगुलेट कर सकती है कितना पानी बाहर जाए और कितना सॉल्ट अंदर रहे, ताकि ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मेंटेन रहे। सो ये हम क्यों कर पा रहे हैं थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन? बिकॉज हमारा मेटाबॉलिज्म इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तभी हम इन एक्सपेंसिव प्रोसेसेस को बियर कर सकते हैं। सो वी आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ रेगुलेटर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। इसके बाद हम आते हैं कॉन्फॉर्मर्स पे। अब कॉन्फॉर्मर्स वाली जो कैटेगरी है वो ज्यादा बड़ी है, ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम इसमें इंक्लूड करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को। यानी अगर बाहर टेम्परेचर हाई है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, अगर बाहर टेम्परेचर लो है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। अब ये भी तो थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते थे, जैसे अभी हमने ह्यूमन बींग्स के केस में कहा है, बट ये थर्मो रेगुलेशन और आपकी ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते, बिकॉज इनका मेटाबॉलिज्म इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता ही नहीं है कि ये इतनी एक्सपेंसिव प्रोसेस को बियर कर पाए। दैट इज वाई दे आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ कन्फॉर्मर्स। और इनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ठंडी जगहों की बात करो, कोल्डर कंडीशंस की बात करो, पोलर रीजन्स की बात करो जहां लो टेम्परेचर होता है, वहां पे हमेशा लार्जर एनिमल्स होते हैं, स्मॉलर एनिमल्स नहीं मिलते वहां पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस पे क्वेश्चन आता है कि वाई लार्जर एनिमल्स आर फाउंड इन द कोलर कंडीशंस और कोल्डर कंडीशंस और इन द पोलर रीजन्स, और स्मॉलर एनिमल्स जैसे कि श्रीव्स और हमिंग बर्ड्स हमें नहीं मिलती। हमिंग बर्ड्स आर नॉट फाउंड इन द पोलर कंडीशंस। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का जो रेशियो है वो लार्जर एनिमल्स में लो होता है, वेयर एज यही रेशियो स्मॉलर एनिमल्स में हाई होता है, तो इनको ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, राइट? सो हमेशा याद रखना, इन द कोल्डर रीजन्स द एनिमल्स दैट हैव लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो दे आर बीइंग फाउंड। अगर आपको ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाली बात नहीं समझ में आई तो आई कैन एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। सपोज ये आपका एक क्यूबॉइड है। अब आपको पता है कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर्स आर देयर, राइट? अब हम मानते हैं कि एक साइड आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है, नेक्स्ट साइड भी आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं एक साइड का, तो एक साइड का एरिया आपका कितना हो गया?
राइट, एक साइड का एरिया आपका हो गया 2 इंटू 2 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं एक और छोटा क्यूबॉइड यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, यानी आपको एक छोटा क्यूबॉइड दिख रहा है और एक बड़ा दिख रहा है। इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर और इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। तो इस वाले क्यूबॉइड का एरिया कितना हो गया? एरिया आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस छोटे का हो गया एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम क्यूबॉइड का एरिया निकालें तो क्यूबॉइड में 6 फेजेस होते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो हमारा इसका क्यूबॉइड का एरिया हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 इंटू 4 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं स्मॉल क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम होता है क्यूब ऑफ द साइड, तो आपकी एक साइड 1 सेंटीमीटर की है तो क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब ही हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, राइट, तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं लार्ज क्यूबॉइड की अभी बात करूं तो क्योंकि उसकी साइड है 2 तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्मॉलर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम था 1, यानी इसकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम की रेशियो क्या हो गई 6:1। बट अगर मैं लार्जर क्यूबॉइड की बात करूं तो इसका एरिया था 24 और वॉल्यूम था 8, सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या बन जाएगा 3:1। अब आप देखो स्मॉलर क्यूबॉइड की सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो आई 6:1 और लार्जर क्यूबॉइड की आई 3:1, तो लोअर वैल्यू कौन सी है ये? दैट इज वाई हमें जो है वो लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमें बड़े एनिमल्स में मिलती है। सो दैट इज वाई पोलर बियर्स आर फाउंड इन द पोलर रीजन्स। श्रियूज और हमिंग बर्ड हमें पोलर रीजन्स में नहीं मिलते। इस पॉइंट को अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, यू कैन रीप्ले द वीडियो फ्रॉम अ सर्टेन पार्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर. Right, so conformers are the animals that are cold-blooded. They don't produce enough metabolic energy. That is why they have to sustain there in those conditions only. अब वो उन conditions में रह पाए या ना रह पाए, इस बेसिस पे उनको आगे 2 चॉइस मिल सकती है, या तो वो माइग्रेट कर सकते हैं, राइट, या वो सस्पेंड की कैटेगरी में आ सकते हैं। आपने सुना होगा कि बर्ड्स बहुत ज्यादा माइग्रेशन शो करती हैं अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन ना मिले। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कियोलाडो नेशनल पार्क का। कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में है और भरतपुर कौन से स्टेट में है? राजस्थान में। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइबीरिया से बर्ड्स आती हैं जहाँ पे कोल्डर कंडीशंस हो जाती है, तो बर्ड इज फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्फॉर्मर क्योंकि वो साइबीरिया में रह नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ इट स्मॉलर साइज। अभी हमने पढ़ा कि स्मॉलर बर्ड्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो ज्यादा होगा, तो दे कैन नॉट, उनकी बॉडी से हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा। तो बर्ड कोल्डर कंडीशंस में या तो रहे अगर वो सरवाइव कर सकती है, नहीं तो इट विल डू द माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से ये कहाँ आ जाएगी? कियोलाडो नेशनल पार्क में समर कंडीशंस में, और जब कंडीशन फिर से साइबीरिया में फेवर हो जाएंगी तो बर्ड विल अगेन माइग्रेट। सो कॉन्फॉर्मर्स के पास 2 चॉइसेस हैं, ईदर दे कैन माइग्रेट और दे कैन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सस्पेंड। अब सस्पेंड की कैटेगरी में आपने पढ़ा है कि सीड्स जो है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ग्रेड 12 में ही, कि सीड्स जो है अगर इनफ कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो दे शो डॉर्मेंसी, मीन्स व्हेन ऑल द कंडीशंस आर देयर देन आल्सो दे विल नॉट जर्मिनेट। तो आपको राइट कंडीशंस देनी होंगी, देन ओनली इट विल जर्मिनेट, राइट। सो सीड्स कभी कभी आपने देखा है विंटर में स्प्राउट अगर आप बनाने चलो, अंकुरित दाल जो खाते हैं वो स्प्राउट इजीली नहीं होते विंटर में, बट समर में आसानी से हो जाते हैं, राइट। सो टेम्परेचर अफेक्ट्स।
अब यहाँ पे इस कैटेगरी में हमने 3 टर्म्स पढ़नी है. दीज आर हिबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायापॉज. इन टर्म्स को अच्छे से आपको समझना है, इनका मतलब आपसे पूछा जा सकता है. अब आपने सुना है बहुत सारे एनिमल्स विंटर स्लीप पे चले जाते हैं. सो कोई एनिमल अगर विंटर में हाइड हो जाता है, आपने लिजर्ड्स देखी है विंटर में हाइड हो जाती है, बिकॉज विंटर का टेम्परेचर, दे आर कोल्ड ब्लडेड, वो लो टेम्परेचर को बेयर नहीं कर सकती. सो दे हाइड एट सच अ प्लेस वेयर हाई टेम्परेचर इज देयर, और वो बाहर नहीं आते. दिस विंटर स्लीप पीरियड इज नोन एज हिबरनेशन. Whereas जो एस्टिवेशन है वो क्या है? समर स्लीप. जिन एनिमल्स को लो टेम्परेचर फेवर करता है और अचानक से गर्मी आ जाए तो वो क्या करेंगे? एस्टिवेट करेंगे. डायापॉज जो है वो जनरली फंगस की स्पोर्स शो करती हैं. पॉज का मतलब है रेस्ट्रिक्ट हो जाना, पॉज का मतलब ब्रेक लग जाना, है ना. कोई भी चीज अगर किसी टाइम पे अगर आप वीडियो पॉज कर दो ये रुक जाएगा. इसी तरीके से अगर फंगल की स्पोर्स को राइट एनवायरमेंट, फेवरेबल कंडीशन ना मिले तो फंगस की स्पोर्स ग्रो नहीं करेंगे. दैट मीन्स दे आर इन द फेज ऑफ डायपॉज. जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तो फंगस की जो स्पोर्स हैं वो फेवरेबल कंडीशंस को यूज करके ग्रो करके एक हाइफा बना लेंगी, जो कि ग्रो करके माइसीलियम बना लेगा. फंगस आपको पता है थ्रेड की फॉर्म में होता है, इस थ्रेड को ही हम हाइफी कहते हैं. और कॉम्बिनेशन, जब बहुत सारी हाइफी इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे हम कहते हैं माइसीलियम. सो हाइफी इनिशियली बनती है, फिर माइसीलियम बनता है. स्टूडेंट्स, जितने भी एग्जाम्पल्स आई हैव कवर्ड इन माई वीडियो, ऑल द एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज ट्राई टू साइट ऑल दीज एग्जाम्पल्स इफ अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक विल come in your board examination. I wish you all the very best. I hope you have liked my video. In case of any query, you can leave your question in the comment section. I will definitely revert. Please share my videos. It will give motivation to me. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do so. Thank you.